very good morning, everyone. Wish you all very happy Republic Day. आप सभी को गणतंत्र दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं, बधाइयां। आज का दिन अपने उन पूर्वजों को नमन करने का है, याद करने का है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का है, उनके प्रति साधुवाद व्यक्त करने का है, जिनकी वजह से हम सब खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को के मन में उनके प्रति आस्था, विश्वास, गर्व और दर्प का भाव जागृत करने का ये दिन है, ये अवसर है। मैं आप लोगों को उस एरा में ले चलना चाहता हूं, उस कालखंड में ले चलना चाहता हूं, जिसकी वजह से आज का दिन हमको देखने को मिला। क्योंकि आजादी की लड़ाई में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी केवल डोमिनेंस स्टेटस की मांग करते रहे, दूसरी मांग नहीं थी। पूर्ण स्वराज की मांग उन्होंने नहीं की थी, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, प्रथम विश्व युद्ध में जो कुर्बानियां हमारे देश के सैनिकों ने दी थी, उसके बदले में बरतानिया सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये वादा किया था कि हम आपको डोमिनेंस स्टेटस देंगे, लेकिन डोमिनेंस स्टेटस देने से वो मुकर गए। इसके बाद जलियांवाला बाग कांड हुआ, रोलेल एक्ट आया, जो दमनकारी प्रवृत्तियां थी। लेकिन 1928 से लेकर 30 तक का जो समय था, वो आज के दिन को दिखाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाया। क्योंकि जिस लाहौर की बात हम करते हैं, सारे जो बड़े बड़े जो आंदोलनों का केंद्र, बलिदान का केंद्र लाहौर रहा, साक्षी रहा, गवाह रहा। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का रहा कि देश आजाद हुआ तो मेरा लाहौर मुझसे दूर चला गया, और शायद लाहौर ये पूछ रहा होगा कि मैं यहां क्यों खड़ा हूं। रावी का वो तट, जहां पर 1930 का जो फर्स्ट जनवरी थी, वहां पर यह संकल्प लिया गया इसके बाद कि अगर 26 जनवरी तक डोमिनेंस का स्टेटस हमको नहीं मिलता तो हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। उसी लाहौर जेल में, लाहौर में ही लाला लाजपत राय की मौत हुई। रावी के तट पर उनकी चिता को अग्नि दी गई। फिर रावी के तट, और सुखदेव, भगत सिंह, उनकी भी शहादत वहीं हुई। और वो एक 24 साल का नौजवान यतीन्द्रनाथ बोस 63 दिन भूखा रहा लखपत जेल में। उसने कहा कि जब तक हमें पूर्ण स्वराज का दर्जा नहीं मिलता तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। अंग्रेज सरकार पर परेशान थी, सिस्टम परेशान था, लेकिन वो शहीद हुआ। उसने अपने प्राणों की आहुति आज का दिन दिखाने के लिए, हम लोगों के लिए उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। और जब उसकी जो शहीद की अर्थी थी, जब ट्रेन से चली, तो हर स्टेशन पर लोगों का हुजूम उसके प्रति श्रद्धा, उसके प्रति आस्था, उसके प्रति विश्वास, उससे सम्मान देने के लिए इकट्ठा रही। और सुभाष बाबू ने कलकत्ते में उसकी जाकर उसका पार्थिव शरीर था, उसको उन्होंने रिसीव किया। और ये सब जो घटनाएं घटी, निश्चित रूप से ये आज के दिन के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की। और 26 जनवरी तक उन्होंने हमें डोमिनेंस स्टेटस नहीं दिया, जिसकी वजह से पूर्ण स्वराज की मांग हुई। हम पूर्ण स्वराज तो मांग ही नहीं रहे थे, हम तो सिर्फ डोमिनेंस स्टेटस मांग रहे थे, यानी औपनिवेशिक स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। हमने कभी नहीं कहा कि हमको पूर्ण स्वराज दिया जाए। तो आज का दिन दिखाने के लिए, और 26 जनवरी इसलिए इस दिन को चुना गया। क्यों चुना गया कि 26 जनवरी को ही क्यों यह 1950 में लागू हुआ? इसके लिए वो दिन था, वो रावी के तट पर जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे, और उसी समय वो शपथ लिया गया था। इसलिए आज के दिन ही संविधान को लागू किया गया। और संविधान हमारे लिए, हम सब देशवासियों के लिए, चाहे वो जिस भी धर्म को मानने वाला हो, जिस भी पंथ का हो, जिस भी जाति का हो, उसके लिए वो बाइबिल है, उसके लिए वो गीता है, उसके लिए कुरान है, उसके लिए जिंद है और अवेस्ता की गाथाएं हैं। उसमें हम सब उसके प्रति उतना आस्था है, उतना विश्वास है।
हमें रखना भी चाहिए। और अगली पीढ़ी के प्रति मन में देश कोई नक्शा नहीं है, एक भाव है, उस भाव को जगाए रखना चाहिए। मैं छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। इजराइल करीब हजारों साल तक दुनिया के नक्शे पर नहीं था, लेकिन ज्यूज के दिलों के नक्शे पर हमेशा बना रहा। ज्यूज दुनिया भर में फैले हुए थे, उन्होंने उनके मन में, अब सोचो आपकी कितनी पीढ़ियां गुजर गई होंगी। अगर ये 50 साल में एक पीढ़ी अगर बदलती है तो कितनी पीढ़ियां बदली होंगी, लेकिन दिलों में यही था। जब वो अपना कोई न्यू ईयर मनाते थे, अपना बर्थडे मनाते थे कि दिस ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग, आई एम सेलिब्रेटिंग दिस ईयर हेयर, वी विल सेलिब्रेट नेक्स्ट ईयर इन जेरूशलम। ये भाव होता है कि अगली, इस बार तो मैं यहां मना रहा हूं, दुनिया के किसी कोने में रहे होंगे वो, लेकिन मैं अगले साल जेरूशलम में मनाऊंगा। अगर आज छोटा सा देश, एक करोड़ भी आबादी नहीं है, जिसकी आबादी 1 करोड़ भी नहीं है, वो 90 लाख और 1 करोड़ के बीच में है उनकी आबादी, एग्जैक्ट में नहीं बता सकता, लेकिन उस आबादी का वाला देश अगर पेटेंट करना चाहे, 2000 कुछ चीजें पेटेंट है आज उसकी दुनिया में, अगर वो पेटेंट करना चाहे तो सब चीज पर उसके वहां के प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की हर चीज पर मेरा पेटेंट होगा, चाहे वो जिस भी क्षेत्र का, इनोवेशन का फील्ड हो, नई चीजों के इजाद करने का क्षेत्र हो, सब जगह वो आगे हैं। चाहे वो एग्रीकल्चर हो, समुद्र के पानी को साफ कर उन्होंने एग्रीकल्चर में भी जो ग्रोथ किया है वो देखने लायक है। तिब्बती छिटक गए हैं, वो धर्मशाला में रहते हैं, लेकिन उनके दिनों में लहासा जाने की इच्छा है आज भी। जो बच्चे यहीं पैदा हुए, जो पीढ़ियां यहीं जवान हुई, उन्होंने लहासा देखा नहीं है, लेकिन लहासा जाने की उनके अंदर इच्छा है, प्रबल जो भावना है वो बनी हुई है। तो दायित्व बनता है आप टीचर्स का। मैं बार बार ये कहता हूं कि आप ही वो फ्लैग को ट्रांसफर करने वाले आप हैं, भावनाओं को ट्रांसफर करने वाले, अगली पीढ़ी को देने वाले कौन है? आप हैं। क्योंकि तूफानों से, हमारे पूर्वजों ने तूफानों से लाए हैं ये कश्ती निकाल के, जागृति फिल्म का वो गाना है कि तूफानों से जो किश्ती निकल के आई है, उस किश्ती के सेलर आप हैं। वो किश्ती की पतवार आपको दे दी गई है, इस नई पीढ़ी को दी गई है, वो उस किश्ती को आगे बढ़ाए, किनारे तक ले जाए, सेल करती रहे मंजिल। क्योंकि देखिए, राहें तो अमर हैं, राहें अमर हैं। वो राही जो है वो आज मैं हूं, कल कोई और होगा, कल कोई और होगा, लेकिन कारवां चलते रहना चाहिए। क्योंकि अगर कारवां रुक जाएगा जिस दिन, उस दिन प्रगति रुक जाएगी, सभ्यता और संस्कृति का विकास रुक जाएगा। नई चीजों के पाने और आगे बढ़ने की जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति का कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रवृत्ति है हमारे अंदर, वो हमारे अंदर बना रहना चाहिए। देश का प्रेम देश रहेगा तभी हम रहेंगे। आप कहते हैं ना ग्लोबल चाइल्ड हूं मैं, ठीक है, मैं ग्लोबल चाइल्ड हूं, मैं ग्लोबल सिटीजन हूं, जो एनआरआई बन जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, लेकिन आपका जो आपके पास, आप किस देश के मूल सिटीजन हैं? क्या भारतवर्ष की सिटीजनशिप आपने छोड़ी? नहीं छोड़ी ना। तो देश के प्रति जो भाव है वो बने रहना चाहिए, और बनाए रखने का दायित्व जो है उस पीढ़ी का है, उस वर्ग का है जिसके हाथ में टीचिंग लर्निंग का दायित्व दिया गया है। क्योंकि जो आने वाले कल के जो फ्लैग बियरर हैं, आगे आने वाले कल के जो रहनुमा हैं, उनको गढ़ता है, उनके अंदर देश प्रेम को रचता है, बसाता है। तो आपका दायित्व ज्यादा बड़ा है। साथ ही साथ मैं एक और छोटा सा उदाहरण है, मैं उसके आपसे शेयर करना चाहता हूं, सरदार पटेल का। सरदार पटेल जब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में विशिष्ट पोर्टफोलियो पर थे, गृह मंत्री थे, जो 500 कुछ जो स्टेट्स थी, रजवाड़े थे, उनका विलय उन्होंने किया था, इंटीग्रेशन किया था भारतवर्ष में। उन्होंने 1949 में अपने सेक्रेटरी से कहा था, बीपी मेनन साहब थे उनके सेक्रेटरी, उनसे कहा कि मेनन, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मेरी सेहत अब जवाब दे रही है, लेकिन तुम्हारे पास वक्त है, मेरे जाने से पहले तुम 2 काम कर लेना, 2 किताबें लिख देना। कुछ नहीं था, ट्रांसफर ऑफ पावर, जो ट्रांसफर हुआ पावर अंग्रेजों ने, जो उसके तुम चश्मदीद रहे हो, उसको तुमने देखा है, उस ट्रांसफर ऑफ पावर और इंटीग्रेशन जो हुआ है, उसको अपनी किताब का रूप दे देना। और तुम ध्यान रखना इस बात का, अपनी कोई कहानी उसमें मत डालना, अपनी कोई कहानी उससे रोचक मत बनाना,
उस दस्तावेज को हो सकता है वो किताब का रूप ले ले या कुछ किसी चीज का रूप ले ले, वो आने वाली पीढ़ियों को के लिए एक प्रेरणा का दस्तावेज बन जाए। और उन्होंने कहा सरदार से कि सरदार, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके जो से वादा करता हूं, आपको ये वचन देता हूं कि मैं आपका काम पूरा किए बगैर इस दुनिया को नहीं छोड़ूंगा। फिर इसके बाद उन्होंने अंत में जब उन्होंने कहा था उसमें कोई कमेंट्री मत डालना, और वो दोनों किताबें लिखने के बाद स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, दूसरा था द ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया। जब इसको लिखा तो उन्होंने कहा कि सरदार, अब मेरे पास भी वक्त कम है, मैंने ये काम आपको दिया गया वचन पूरा करता हूं, तुम जहां भी हो, क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी में विश्वास है कि आत्मा यहीं कहीं रहती है, तो आपकी आत्मा जहां कहीं भी हो, मैं आपके साथ दिया हुआ वचन पूरा करके अब जा रहा हूं। और मैं ये उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूं कि जिस कश्मीर की आप बात करते हैं, धारा 370 की बात करते हैं, उस धारा 370 के लिए जब दोनों तरफ से मुकदमे चले, जो एविडेंस दिए गए वो दोनों किताबें ही थी। आज जो कश्मीर आजाद हुआ है वो पटेल जाते जाते भी कश्मीर को अब तुमको दे गए, जितनी रियासतें दे गए उसके प्रति तो हम उनके प्रति ऋणी हैं, लेकिन न रहते हुए भी वो जो दो किताबें थी जिसका एविडेंस कोर्ट में दोनों पक्षों से दिया गया, जो लेना चाहते थे और जो उसे नहीं देना चाहते थे। आज कश्मीर का एक टुकड़ा बचा हुआ था, वो भी सरदार हमको पटेल दे गए। तो इसलिए सरदार पटेल के प्रति कृतज्ञ होना, राष्ट्र को कृतज्ञ होना, देशवासियों के उनके प्रति ऋणी होना लाजमी है और बनता भी है। साथ ही साथ मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए यही कहूंगा, इस 7 दशकों में बहुत कुछ हुआ। हमने फर्श से अर्श तक का जो सफरनामा तय किया, विभिन्न क्षेत्रों में हमने प्रगति की, उन्नति की, विकास किया। आज हम नारा भी देते हैं कि मेक इन इंडिया, फील गुड। ये सब नारे जो हैं ये थोथे नारे नहीं हैं। निश्चित रूप से हमने बहुत कुछ पाया है। सबसे बड़ी बात ये पाई कि विभिन्न झंझावातों को, विभिन्न तूफानों को झेलता हुआ हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान अक्षुण्ण है, बना हुआ है। उसके प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है, कमजोर नहीं हुई। अंतिम जो हमारा विश्वास का अंतिम जो छोर होती है, हम सब जगह से हार जाते हैं, कहते हैं कि संविधान मेरे साथ है। विभिन्न दल आए, पार्टियां आई, सभी संविधान की दुहाई देती हैं। तो निश्चित रूप से उस संविधान के प्रति हमें आस्था बनाए रखनी चाहिए, विश्वास बनाए रखना चाहिए। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। शायद मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक बार फिर से इस 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू।